हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस बेटा, इससे बहुत सवाल देखने को मिले हैं। एक ही आइंस्टाइन की इक्वेशन है, उसी इक्वेशन पे थोड़े थोड़े वेरिएशन करके ये सवाल बनाते रहते हैं और आपको हर एग्जाम में देते रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है। तो मैंने आपको हर बार मॉडर्न फिजिक्स में बोला है, दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। बस आपको ध्यान क्या रखना होता है, यहाँ पे कैलकुलेटिव सवाल थोड़े से आते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं आपको, वैसे ही यहाँ पे भी आते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको पता है, मार्क्स ऐप है। तो इस सेशन को पूरा देखना, फिर मार्क्स ऐप पे जाके सारे PYQ करना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। और आइए शुरू करते हैं आज का सेशन पूरे जोश के साथ। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बच्चे ध्यान से देखो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन इससे पहले लोगों ने इसके बारे में जांच पड़ताल करने चालू कर दी थी। देखिए आप, यहाँ पे हर्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने किया, क्या क्या किया आओ देखते हैं। हर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि जब अल्ट्रावायलेट रेस को इंसिडेंट करते हैं नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब पे, तो वहां से कंडक्शन पैदा हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं और करंट मिलने लगा, यानी लाइट डालने से करंट मिल गया, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। इन्होंने क्या बोला कि अगर नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट है, इसको इल्यूमिनेट किया यूवी लाइट से, तो आपका नेगेटिव चार्ज कम होने लगा और फिर वो न्यूट्रल हो गया, और फिर थोड़ी देर बाद वो पॉजिटिव चार्ज अटेन करने लगा, और फिर थोड़ी देर बाद उसका चार्ज और पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया। फिर इन्होंने क्या बोला, जब मैं अल्ट्रावायलेट रेस कैथोड पे इंसिडेंट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट मिलने लग जाता है। अब आप चाहते हो फोटो इलेक्ट्रिक हो, सर्किट कंप्लीट हो, करंट बहने लगे, तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी भेजनी पड़ती है। हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी मोर इफेक्टिव है। देखिए सेकंड केस में क्या बोला, मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। सोचो मेटल का एक नेगेटिवली चार्ज्ड पहले से यहाँ पे एक स्फीयर था, इस पे आपने यूवी लाइट डाली, ठीक है, लाइट डाली तो लाइट में क्या थे, फोटॉन्स। करेक्ट है बच्चे, यस, फोटॉन्स थे। ये फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को मिलते गए, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर जाते गए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते जाएंगे एनर्जी लेके, इतनी ज्यादा एनर्जी हो गई कि यहाँ से जो भी रुकावट वाला फोर्स था इलेक्ट्रॉन को, वो ओवरकम करके बाहर जाने लगा, तो नेगेटिव चार्ज बाहर जाने लगा, तो धीरे धीरे नेगेटिव स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। सही है बेटा, परफेक्ट। अब देखो, अब आप भेजते जाओ, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। एक टाइम के बाद जितने नेगेटिव चार्ज थे सब निकल गया, तो मेटल हो गया न्यूट्रल। अब इसके बाद मेटल क्या हो गया, न्यूट्रल, जीरो चार्ज। अब आप रुको मत, भेजते जाओ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर जाते जाएंगे। धीरे धीरे हो सकता है प्रोसेस स्लो या आपकी स्पीड बदल जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बाहर जाते जाएंगे। आप भेजते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन बाहर जाते जा रहे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ आप समझिएगा, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आने लगा। यस, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने लगा। अब बताओ तो जरा, पॉजिटिव चार्ज अगर Q आ गया, तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, KQ बाय रेडियस। अब ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा, एमिशन तब तक होगा, एमिशन कंटिन्यूस टिल पोटेंशियल बिकम्स स्टॉपिंग वोल्टेज। स्टॉपिंग वोल्टेज के बराबर जब तक नहीं हो जाता, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। स्टॉपिंग वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज जहां पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टॉप हो जाए। इसके बारे में डिटेल फॉर्मूला अभी मैं आगे जाके डिराइव करूंगा इस लेक्चर में। ये लॉजिक आप समझ गए ना, ये लॉजिक ध्यान रखना। तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालोगे, यही सवाल में फाइनल चार्ज पूछे तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर करके चार्ज आप निकाल सकते हो जब एमिशन रुक
जाएगा। आई बेटा बात समझ में? चले आगे। ठीक है, वर्क फंक्शन। देखो ये कहानी हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस करी थी जब हम इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने आप तो बाहर आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है शीट में, माना हमने कंडक्टिंग है, लेकिन आपके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक फोर्स तो है शीट में बांध के रखने वाला। तो आप यहाँ पे एनर्जी देते हो, इंसिडेंट एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो मतलब फोटॉन्स। पिछली क्लास में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 4 तरीके देखे थे इलेक्ट्रॉन के एमिशन के। ये है फोटो इलेक्ट्रिक, लाइट डालने से इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा हो रहा है। तो आपने फोटॉन्स भेजे, ये फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते जाएंगे और बाहर आते जाएंगे। लेकिन हर एनर्जी पे ऐसा नहीं होगा बच्चे, याद रखना, हर एनर्जी पे ऐसा नहीं होगा। एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ऐसा सोच लो, इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए दरवाजे पे फीस देनी पड़ेगी, समझ गए? टैक्स देना पड़ेगा, है ना, टिकट कटानी पड़ेगी। तो आप मान लो 10 रुपए की टिकट है बाहर आने की, तो इलेक्ट्रॉन को 10 रुपए तो चाहिए ना, तब वो 10 रुपए दे के फिर बाहर आए। तो इसको इंसिडेंट एनर्जी को 10 रुपए तो देना पड़ेगा, 10 की एनर्जी तो देनी पड़ेगी। इसका मतलब वो जो 10 रुपए है उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए। अब इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, है ना, इक्वल टू पे बोलोगे जस्ट निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अभी ज्यादा होगी तो इजेक्शन होगा। यस, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अगर इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से छोटी हो गई, आपने एनर्जी दी 5 रुपए और फीस है कितनी 10 रुपए, तो कैसे होगा, 10 रुपए तो चाहिए ही चाहिए, तो आप बाहर जा ही नहीं पाओगे। तो ये हो गया इजेक्शन विल नॉट हैपन। आया बच्चे समझ में? वेरी गुड। अब ये जो एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन को, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज करते हैं। आ जाओ, इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ने फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया। आप फोटोन भेजते जा रहे हो, फोटोन एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ये मान रहे हैं। इसने मान लो इसने 50 रुपए दिए, तो 10 रुपए तो भैया टिकट दी और बाहर आ गया, बचे कितने 40 रुपए। वो 40 रुपए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो किस में जाएंगे, वो वाइब्रेट तेजी से होने लगेगा, मूव तेजी से करने लगेगा, तो आपका वो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। और डेफिनेटली यहाँ पे कोलिजन्स होंगे, हीट लॉस भी होगा, यही एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट लॉस में भी चला जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलेगा, इंसिडेंट इक्वल टू इन तीनों का सम, दैट्स इट। अब बात कर रहे हैं हम फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहना क्या चाहते हो सर, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? आओ देखो, यहां पे आप एक नंबर सोच लो, ठीक है, एक थॉट प्रोसेस देने के लिए एक नंबर ले रहे हैं। वैसे तो इससे काफी बड़ा नंबर होगा, बट आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहे हैं। मान लीजिए आपने फोटॉन्स भेजे, कितने फोटॉन मान लो, चलो बताओ। आप मान लो 1 करोड़ आपने फोटॉन्स भेजे। आया समझ में? पक्का? चलो, अब क्या हर फोटॉन हर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या हर 1 करोड़ फोटॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन में? बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे तो यहाँ पे लॉस हो जाएगी एनर्जी, हीट लॉस भयंकर होता है, यहाँ पे भयंकर हीट लॉस होता है। ठीक है, तो फिर है ना, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी निकालोगे तो बहुत कम आती है। तो यहाँ पे आपने एनर्जी दी, बहुत सारा हीट लॉस हो गया, फिर भी कुछ चुनिंदा लाखों इलेक्ट्रॉन को फोटोन मिल गए, ऐसे सोचो। ठीक है, कुछ लाख इलेक्ट्रॉन को फोटोन मिल गए। अब मान लीजिए 5 लाख इलेक्ट्रॉन को फोटोन मिल गए, 5 लाख इलेक्ट्रॉन को फोटोन मिल गए, इन्होंने फोटोन एनर्जी रिसीव कर ली। अब क्या ये क्या करेंगे सोचो, तो 5 लाख इलेक्ट्रॉन इकट्ठे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो, इमेजिन करो 5 लाख लोग हैं, एक स्टेडियम है और स्टेडियम दरवाजे से बाहर जाना चाह रहे हैं 5 लाख लोग, मैच देखने आते हैं, मैच खत्म हो गया, अब तुरंत भागना चाह रहे हैं। ठीक है,
तो अब भागना चाह रहे हैं तो आप समझ ही गए क्या हो रहा होगा। रास्ते में, रास्ता छोटा है बाहर जाने का, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो बहुत ही आपस में धक्का मुक्की होगी, कोलिजन्स होंगे, कुछ लोग गिर जाएंगे, कुछ लोग के हाथ पैर टूट जाएंगे, ठीक है। तो वो आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। तो कोलिजन्स हो जाएगा, कोलिजन्स हो जाएगा तो एनर्जी लॉस होने लगेगा, एनर्जी लॉस होने लगेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर दरवाजे पे ही खड़ा था, उसने एनर्जी ली और वो तुरंत बाहर हो गया, उसका कोलिजन हुआ ही नहीं, उसके लिए हीट लॉस आया ही नहीं, तो वो हो गया फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब हर एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है, ठीक है, अब देखो 5 लाख ने फोटोन रिसीव किया, तो ऐसा भी नहीं कि 5 लाख बाहर आ जाएंगे, काफी लोगों की तो एनर्जी लॉस हो जाएगी कोलिजन में। तो इसमें से भी बेचारे मान लो 10,000, 20,000, 50,000 ही इलेक्ट्रॉन बाहर आए, उसमें भी सबकी स्पीड अलग अलग थी, बेचारे को किसी को कहाँ चोट, किसी को कहाँ चोट। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा था? जो आपका दरवाजे पे खड़ा था। बात समझ में आई? तो जिस किसी में हीट लॉस ज्यादा, किसी में हीट लॉस कम, जिसमें हीट लॉस ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी कम, जिसमें हीट लॉस कम उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और जिसमें हीट लॉस 0 वो फास्टेस्ट, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आ जाओ अब यहाँ पे फास्टेस्ट काइनेटिक एनर्जी में इंसिडेंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली, ये बस वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने लगा दिया, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। यही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टाइन की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। आइए तो ध्यान से सुनिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपको मिली एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी इंसिडेंट वेवलेंथ के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। hc बाय लैम्डा फोटोन की एनर्जी, h इंटू फ्रीक्वेंसी फोटोन की एनर्जी, माइनस कर दिया बच्चे वर्क फंक्शन। अब देखिए इसका वर्क फंक्शन की और थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी की, ठीक है। थ्रेश होल्ड एनर्जी मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, जस्ट इजेक्ट हो जाए, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की भी 0 हो जाए। तो एनर्जी इंसिडेंट, सोचो 10 रुपए फीस है, तो बस 10 रुपए ही इंसिडेंट करो ताकि बस जस्ट दरवाजे से बाहर आ जाए, ठीक है। ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी जो दूं जिससे वो बाहर आ जाए, यही तो परिभाषा वर्क फंक्शन की थी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर हो गया? वर्क फंक्शन के बराबर। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी पे जो वेवलेंथ है उसे हम लिखेंगे hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड, ये हो गया वर्क फंक्शन के बराबर। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड लिखी जाए तो ये हो गई hc बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अरे h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वर्क फंक्शन। समझ गए? अब देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी में मिनिमम वर्ड आएगा कि मैक्सिमम? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में मिनिमम वर्ड आएगा कि भैया मिनिमम एनर्जी बताओ जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में भी मिनिमम वर्ड आएगा कि भैया मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताइए जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। आई बात समझ में? लेकिन एनर्जी और वेवलेंथ अपोजिट है, इनवर्स है। एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो रही होगी, तो वेवलेंथ जब कम हो रही होगी तो आप क्या बोलोगे? एनर्जी में मिनिमम है तो वेवलेंथ में मैक्सिमम वर्ड आएगा। तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड की परिभाषा क्या होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ जो इजेक्शन करवा पाए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की परिभाषा क्या होगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इजेक्शन करा पाए। अब ये देखिए ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, समझ गए? इसको आप में नॉट लगा दूंगा, ठीक है। hc बाय लैम्डा नॉट लिख देता हूं, hf नॉट इक्वल टू 5 लिख देता हूं, है ना। लैम्डा नॉट और f नॉट लिख देते हैं थ्रेशोल्ड का। अब यहां पे भी तो पुट कर सकता हूं मैं, तो इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते
थे, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये रहा। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस अलग अलग फॉर्मेट में। बात एक ही है, फॉर्मेट अलग अलग है बस। अब देखिए यहां पे, तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड से बड़ी होगी तभी इजेक्शन होगा। ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड से बड़ी होगी यानी वर्क फंक्शन से बड़ी होगी तभी इजेक्शन होगा। अब फ्रीक्वेंसी बड़ी कर रहे हो तो वेवलेंथ छोटी करोगे, तो इंसिडेंट वेवलेंथ जब छोटी होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से तब इजेक्शन होगा। ठीक है, आप तो बस ये याद रखना एनर्जी के क्या, एनर्जी का बहुत कॉमन सेंस है, एनर्जी ज्यादा तो इजेक्शन होगा, दैट्स इट। बस वेवलेंथ में आप इनइक्वालिटी उल्टी लगा देना। आया बेटा समझ में? यहाँ पे कुछ डाउट है तो बताओ, पक्का? चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी? अब एच सी की वैल्यू, ठीक है, एच सी की वैल्यू मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर क्वेश्चन को चाहिए, न्यूमेरिकल आंसर चाहिए, तो क्वेश्चन खुद अपने से एग्जैक्ट वैल्यू देगा। एच की खुद की वैल्यू जो है एसआई यूनिट में वो ये है, और सी की वैल्यू एसआई यूनिट में ये है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली ज्यादा एनर्जी लिखते हैं, इसीलिए ये हम यूज कर रहे होंगे। आया बेटा समझ में? ये एच सी की वैल्यू हो गई। अब हम सेल बनाते हैं, सर्किट पूरा करते हैं, फोटो सेल बना लेते हैं जिसमें हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलने लगेगा। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पे हम एक मेटल ले लेते हैं, मेटल पे लाइट भेज देते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब लगा देते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पे कनेक्ट कर देते हैं, और ये आपने एमीटर लगा दिया। तो यहाँ पे बैटरी हो सकती है अलग अलग पोलैरिटी, इसमें बैटरी नहीं भी हो सकती। ठीक है, सारे केसेस अभी डिस्कस करेंगे। अब जब आप एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हो, मान लीजिए इंसिडेंट वेवलेंथ दे देता हूं 200 नैनोमीटर, वर्क फंक्शन आपको दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पहले तो आप चेक करोगे कि इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, एच सी बाय लैम्डा लगा के आ जाओ, जल्दी से वैल्यू डालो। यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है, 62/10, 6.2 EV, ये इंसिडेंट एनर्जी आपको मिल गई। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई 4.2 EV। ये आपकी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब वो इलेक्ट्रॉन निकल तो गए, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन निकल तो गए। अब उनमें से कुछ लोग इधर भी तो आ जाएंगे क्योंकि स्पीड से निकले हैं, तो बैटरी नहीं भी होगी तो भी आपको करंट मिलता है, तो भी एमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता है, कम मिलेगा क्योंकि कुछ ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, तो आपका यहाँ पे करंट मिलने लगा, सर्किट पूरा हो गया। अब मैं बैटरी लगा देता हूं, ठीक है, ये वाली बैटरी सबसे पहले बताओ अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन को कि रिपेल करेगी? जल्दी से बताओ, यही सोचना इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, ये वाली बैटरी बताओ, ये अट्रैक्ट करेगी कि रिपेल करेगी? सोच लिया? चले, तो ये पॉजिटिव प्लेट, इधर आप प्लस मानोगे, है ना? ठीक है, बैटरी के कारण प्लस मानोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट ही तो करेगा। तो ये हो गई एक्सेलरेटिंग बैटरी, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। यहां पे आ जाओ, इसके कारण पॉजिटिव ये, तो ये इलेक्ट्रॉन को पीछे खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को वापस बुला रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को आगे जाने में परेशानी होगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। ये हो गया
रिटार्डिंग बैटरी, डी एक्सिलरेटिंग बैटरी, ठीक है, डेक्सिलरेटिंग बैटरी, ये आपको मिल गया। समझ गए? पोलैरिटी देखना जरूरी है, कैसे भी दे सकता है ना शेप, तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा हर बार पोलैरिटी एक्सिलरेटिंग है कि डी एक्सिलरेटिंग है। अब इसके बाद मान लीजिए मैं 5 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 वोल्ट लगा देता हूँ। अब देखो बैटरी कितना वर्क डन करेगी, तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला ये सीखा होता है, इलेक्ट्रॉन पे देखें तो 5 eV वर्क डन हो गया, ये वर्क डन उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। अब इजेक्शन के दौरान कितनी एनर्जी आई, मैक्सिमम वाले की, ठीक है, वो होगी कितनी, अभी निकाली थी ना, सेम डेटा लीजिए, सेम डेटा, यहां पे भी सेम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इजेक्शन पे मैक्सिमम कितनी आई थी बेटा, 4.2 eV। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकला तो जरूर, ठीक है, लेकिन वो यहां तक पहुंचते पहुंचते और एक्सेलरेट हो गया, तो इतनी एनर्जी उसमें बढ़ गई, एक्स्ट्रा आ गई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब वो एनोड पे पहुंचेगा तो इसमें 5 जोड़ी जाएगी, 9.2 eV बन गई। इधर आए तो यहाँ पे वर्क डन आप अपोजिट करोगे, -2 eV आ जाएगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, इलेक्ट्रॉन को रिटार्डेट कर रहे हो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा 4.2 -2 यानी 2.2 eV। समझ में आया बेटा? पक्का। चलो अब करंट की बात करते हैं। ये बैटरी जल्दी से खींच रही है इलेक्ट्रॉन को, पर सेकंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने लगेंगे तो करंट यहाँ पे बढ़ने लगेगा। ये बैटरी रोक रही है इलेक्ट्रॉन को, पर सेकंड इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे, यहाँ पे करंट डिक्रीज होने लगेगा। आई बात समझ में? अब आपके मन में अगला सेटअप बन गया होगा, बताइए बना कि नहीं बना? यस, अगर मैं 4.2 के ही बराबर जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी उसी के बराबर अपोजिट डायरेक्शन की पोलैरिटी, डी एक्सिलरेटिंग बैटरी, रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा दूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? यहाँ पे बैटरी का वर्क डन होगा -4.2 eV, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। मतलब जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन था ना, वो भी बेचारा यहां तक आते आते उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है, सारी एनर्जी खत्म हो गई, तो बस मरते मरते वहां तक पहुंचा है। अब फास्टेस्ट की ये हालत है तो बाकी तो बेचारे कहाँ ही पहुंच पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे करंट इस केस में 0 आ जाएगा। इसी को कहते हैं हम स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए? तो सबसे पहले तो इसकी पोलैरिटी होनी चाहिए, डी एक्सिलरेटिंग, अपोजिट इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाए। दूसरी चीज, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए वोल्टेज। ये देखिए इजेक्शन के टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इजेक्शन के टाइम डिवाइडेड बाय ई, है ना, काइनेटिक एनर्जी 4.2 eV डिवाइड बाय ई, ई कट गया, 4.2 आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। ये हो गया स्टॉपिंग वोल्टेज की बातें। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी? चलो आगे थोड़े से सवाल कर लें, 1-2 सवाल करते हैं, फिर हम ग्राफ सीखेंगे, ठीक है। आइए, ये बहुत कॉमन टाइप का सवाल है। एक सरफेस है मेटल का, उस पर एल्यूमिनेट किया आपने, एनर्जी डाली, एक बार 4 eV एनर्जी डाली, अगली बार आपने 2.5 eV एनर्जी डाली। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड दोनों केस में दिया है 2, वर्क फंक्शन बताइए, ठीक है। ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। पहले एक चीज करी, दूसरी बार आपने वो चीज की वैल्यू बदल दी, फिर आपने कोई रिलेशन दे दिया, स्पीड का दे दिया, स्टॉपिंग वोल्टेज का दे दिया, काइनेटिक एनर्जी का दे दिया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रिश्ते दे दिए, तो अलग अलग रिश्ते दे दिए, 2 इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। पहला,
स्पीड किस में ज्यादा होगी, पहले केस में, तो स्पीड v1 बाई v2 आ गया 2, इसको स्क्वायर करो तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर कर दो, ये आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहां पे आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी फास्टेस्ट की होगी 4 - 5, यहाँ काइनेटिक एनर्जी फास्टेस्ट की होगी 2.5 - 5, बस यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करके आ जाएगा आंसर वर्क फंक्शन। दैट्स इट बच्चों। देखो ये सब सवाल आए हुए हैं ऐसे ही, 4 × 2.5 10, ये आ गया 5, यहां से आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। समझ गया बेटा, पक्का, कंफर्म, कोई डाउट है तो जरा पूछेंगे। ये आपका आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, है ना। स्टॉपिंग वोल्टेज के ग्राफ पे आते हैं। ये देखिए अगला सवाल, सेम लॉजिक, जब वेवलेंथ आपने इल्यूमिनेट करने के लिए लैम्डा रखी थी तो स्टॉपिंग वोल्टेज v था। जब आपने वेवलेंथ 3 लैम्डा कर दी तो स्टॉपिंग वोल्टेज v/4 हो गया। अब आपसे बोला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ n लैम्डा मान के n बताइए। चलिए, तो स्टॉपिंग वोल्टेज को आप hc/लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई, फॉर्मूला भी हमने सीखा था, ई को उधर भेज दो, तो E इंटू स्टॉपिंग वोल्टेज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, आपका ये एक जनरल एक्सप्रेशन बना। अब पहले केस में EV वर्क फंक्शन नहीं पता है हमें, दूसरे केस में EV/4 ये रहा, तो बेसिकली वर्क फंक्शन ही तो निकालना है। मैं एक काम करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऊपर में से इसको माइनस कर दिया, समझ गए। LHS ये बचा, ये दोनों कट गए, ये -5 माइनस ऑफ माइनस, ये +3 5 हो जाएगा, तो 2 5 इज इक्वल टू EV/4, तो 5 देखो क्या आ गया, EV/8 आया समझ में, पक्का, कंफर्म। EV की वैल्यू ये रही, ठीक है, यहां पे रख सकता हूं मैं, है ना क्योंकि मेरे को लैम्डा के टर्म में चाहिए, ये आ गया आपका EV के टर्म में, तो hc/लैम्डा माइनस 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 5 आ रहा था, इधर उधर भेज दे, चेक करो तो बेटा क्या आंसर यही है, चेक करिए जरा जल्दी से क्या आ रहा है आंसर। अब इसको आप देखोगे तो वर्क फंक्शन क्या आ गया, hc/9 लैम्डा, और ये किसके बराबर होता था, hc/लैम्डा नॉट के, लैम्डा नॉट क्या आ गया 9 लैम्डा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया 9। इंटीजर टाइप सवाल में ये क्वेश्चन आया था। अगला सवाल देखिए, ये देखिए, ये सवाल पहले करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बच्चे बहुत बार गलत जवाब देते हैं। आओ सिखाता हूं कैसे ये सवाल करना है। बच्चे, काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, आप करते हो HF माइनस वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी हो गई। मेरा आपसे एक सवाल है, इफ फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या वो डबल हो जाएगी, क्या वो 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्या वो डबल से ज्यादा हो जाएगी, डबल से कम हो जाएगी, क्या होगा उसके साथ, ये आपको बताना है, ठीक है। सोचो एक बार, पॉज करो, सोचो, फिर मेरा आंसर समझना। तो कैसे करेंगे आओ सिखाता हूं, बहुत मजेदार है आज। तो आपने मेटल तो सेम रखा तो वर्क फंक्शन तो सेम है, तो फाई में कोई चेंज नहीं है, बस आपकी इंसिडेंट एनर्जी चेंज हो गई। अब आप इसके डबल के फॉर्मेट में सोचें, तो इसमें मैं +5 - 5 कर दूं, तो -5 इधर भेज दो,
इस तरीके से लिख दो तो ये देखो क्या आ गया, ये रहा K2 और K1 के बीच का रिश्ता, यानी K2 जो है डबल से ज्यादा बड़ा। तो अगर इंसिडेंट एनर्जी डबल हो जाएगी तो न्यू काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल होगी, ये आपको याद रखना है। न्यू काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन पुरानी काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? 2 काइनेटिक से बड़ी होगी। अब 3 गुना होती एनर्जी तो 3K से बड़ी, 4 होता तो 4K से बड़ा, ऐसे वो चलता रहता पूरी कहानी। समझ गए? पक्का? यस। अब देखो ये सवाल क्या है। आपने बोला पहले वेवलेंथ लैम्डा थी तो स्पीड v थी, बाद में बोला वेवलेंथ इतनी कर दी तो न्यू स्पीड क्या होगी? सोचो जरा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन सारे इनइक्वालिटी के ऑप्शंस यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या करूं क्या नहीं करूं, बस लॉजिक एनालिसिस का ये सवाल था। इंसिडेंट एनर्जी पहले क्या थी? न्यू इंसिडेंट एनर्जी क्या हो गई? तो 4/3 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 4/3 ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। बस यहां पे डबल की जगह 4/3 फैक्टर आ गया, ये रहा। समझ गए? पक्का? अब न्यू काइनेटिक एनर्जी को आप लिख दो V फाइनल। V दिया है फाइनल? नहीं, तो V फाइनल आ जाएगा 4/3 की पावर हाफ इंटू V से बड़ा। तो इसलिए फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा? इससे बड़ी आपकी स्पीड आएगी। आया बच्चे समझ में? चलें आगे दोस्तों, आ जाओ जल्दी से ये वाला सवाल भी कर लो। फटाफट से करो बेटा ये सवाल, जब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें। सोच लिया? सोच लिया बच्चे? यस, आ जाओ। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, MEC मिक्स कर दिया, MEC प्लस मॉडर्न का मिला के सवाल है। रेडिएशन विथ वेवलेंथ फॉल्स ऑन मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। The electrons are made to enter uniform magnetic field. Uniform magnetic field दी है। If the radius of largest circular path followed by electron is this, work function क्या होगा? बच्चों MEC में रेडियस का फॉर्मूला होता था, याद है क्या बच्चों? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप देखो यहां पे आपके पास ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना था। मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन सर्कल पाथ घूमने लगा, सर्कल पाथ घूमने लगा तो उस सर्कल का रेडियस दिया है। यहां से स्पीड क्या आ जाएगी? QBr/m। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ mv², क्योंकि r दिया था ना आपको, r के टर्म्स में आप इसको लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई बच्चे बताओ? Q² B² R² डिवाइडेड बाय 2 × m। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है बताओ? देखो कहां से आ रही है, लार्जेस्ट का ये काइनेटिक एनर्जी है, लार्जेस्ट रेडियस मतलब लार्जेस्ट स्पीड मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है hc/λ -φ के बराबर। इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए।
है ना, फोटो इलेक्ट्रिक की फास्टेस्ट की काइनेटिक एनर्जी को आपने बराबर करना था, दैट्स इट। तो वर्क फंक्शन यहां से आ जाएगा बेटा एच सी बाय लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर ब्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। तो यहां तक का काम तो आसान था। अब आप ध्यान से सुनो, ठीक है, इसके बाद काम खत्म नहीं हुआ है। वेवलेंथ दी है, ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड दी है, रेडियस दिया है, यानी यहां पे आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी सब चीजों की। अब आप देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आप एसआई यूनिट में करोगे, है ना, क्यू चार्ज कूलम में रखोगे, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस मीटर में रखोगे, मास केजी में रखोगे इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, तो ये पूरा आपका एसआई यूनिट में आएगा। इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना आता है फटाफट से, तो यहां पे एच सी बाय लैम्डा 12,400/6561 करके आप ये एनर्जी ईवी में निकालोगे। फिर बाद में क्या करना, ईवी से कन्वर्ट करना जूल में, तो ये भी जूल में एनर्जी लाना, ये तो जूल में आएगा ही। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स में, यूनिट बहुत बहुत काम बिगाड़ते हैं बच्चों का। और ये कैलकुलेशन वैसे ही है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में करते आ रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, और इसका आंसर आना चाहिए आई थिंक ऑप्शन ए, ठीक है, चेक करके मेरे को बताना, है ना, मेरे पास ए लिखा हुआ है, आप चेक करना पूरा फिर मेरे को बताना। अब आते हैं हम ग्राफ्स पे, इसके ग्राफ्स आ जाओ पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले स्टॉपिंग वोल्टेज के ही ग्राफ पढ़ लेते हैं। ये स्टॉपिंग वोल्टेज का फॉर्मूला था, अलग अलग लिख देता हूं, ये रहा। एच एफ को एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको देखो कैसे लिख रहा हूं, ये रहा, ठीक है। चले अब देखो, अगर मेरे को ग्राफ बनाना हो फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग वोल्टेज का, स्टॉपिंग वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मेरे को ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा बेटा, ध्यान से समझना। फ्रीक्वेंसी को x मान लिया, इसको y मान लिया, तो ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी तो हो गई। स्लोप क्या आ रहा है बताओ, स्लोप आ गया h बाई ई, वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है -5/e, स्लोप पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। यहां से इस तरीके से ये ग्राफ होगा। अब ये पॉइंट कौन सा है, यहां से आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलने लगा, मतलब यहां से इजेक्शन होने लगा होगा, तो ये आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला पॉइंट है। अब आते हैं 1/λ के साथ ग्राफ बना लेते हैं। तो जब आप स्टॉपिंग वोल्टेज का 1/λ के साथ ग्राफ लोगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि अब आप 1/λ को x रखिएगा, ये देखिए, तो आपका स्लोप इस बार बदल गया, स्लोप हो जाएगा इसमें एच सी बाई ई, और ग्राफ का नेचर वैसे ही रहेगा, और ये पॉइंट होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला पॉइंट। आए बेटा समझ में, कोई दिक्कत परेशानी? चलो अब हम दो अलग अलग मेटल्स के लिए कंपैरिजन करते हैं, आ जाओ। सोचो ये आपको दो ग्राफ दिए, मेटल ए मेटल बी, अलग अलग मेटल को अलग अलग केसेस में फ्रीक्वेंसीज दे दे के स्टॉपिंग वोल्टेज निकाल निकाल के ग्राफ बनाए, स्लोप कंपेयर करना है सबसे पहले, तो किसका स्लोप ज्यादा किसका स्लोप कम, फिर वर्क फंक्शन कंपेयर करना है, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा किसका वर्क फंक्शन कम। बताओ तो जरा बेटा, जल्दी से बताओ क्या करेंगे, यस फटाफट से बताओ, आ जाओ। तो स्लोप तो भैया यहाँ पे देखिए h बाई ई, एच और ई तो सेम है, दोनों का स्लोप सेम ही रहेगा, हर मेटल के लिए स्लोप सेम रहेगा। वर्क फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देख लो ना आप,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसकी ज्यादा है, जिसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी निकलने में, इसीलिए बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है ए के वर्क फंक्शन से। आए बेटा समझ में? चल अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्टॉपिंग वोल्टेज का वेवलेंथ के साथ ग्राफ क्या होगा। तो यहां पे देखो हमें पता होता है कि वेवलेंथ जब थ्रेशोल्ड से छोटी है तभी इजेक्शन होगा, तभी स्टॉपिंग वोल्टेज मिलेगा। तो इससे पीछे ही ग्राफ होगा, इसके आगे ग्राफ नहीं होगा। अब स्टॉपिंग वोल्टेज HC बाय लैम्डा इस तरीके से आ रहा है। अब इसमें x ना नीचे आ रहा है 1/x, इस तरीके से ये ग्राफ है, ठीक है, ये रहा। तो 1/x का क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ रहता है, वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शिफ्टेड है। तो इस तरीके से ये ग्राफ आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? चलो आगे। अब हम बात करते हैं करंट के ग्राफ की, फोटो करंट के ग्राफ की। आइए समझना, ठीक है। देखो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना उसे आप कैथोड कहते हो। तो ये कैथोड हो गया मेटल, ये एनोड हो गया, ठीक है। तो एनोड वोल्टेज के साथ करंट का ग्राफ बना रहे हैं। ये बैटरी V, एनोड का वोल्टेज V लगाया है, करंट I जो यहाँ पे अमीटर ने कैलकुलेट किया। अब बताओ जब बैटरी नहीं थी, है ना, ये बाय गिवन दिया है कि इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। जब बैटरी नहीं थी बच्चे, जब बैटरी नहीं थी तो एनर्जी आ रही थी, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो आपको करंट तो मिलेगा ही। तो यहाँ पे वोल्टेज 0 पे कुछ ना कुछ करंट था, समझ गए। अब आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो करंट यहाँ से बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। वोल्टेज कम करो, उल्टे डायरेक्शन में करो, नेगेटिव वोल्टेज, वो आप करंट को कम कर रहा होगा। एक पॉइंट पे करंट 0 हो जाएगा। नेगेटिव वोल्टेज मतलब बैटरी की पोलैरिटी उल्टी है। ये कौन सी वैल्यू हो गई? स्टॉपिंग वोल्टेज की। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्टॉपिंग वोल्टेज देगा। जैसे यहाँ पे -2V लिखा है, तो -2V का मतलब स्टॉपिंग वोल्टेज 2 वोल्ट है, बस बैटरी उल्टा लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन बन रहा है जो आपको समझना है, वो ये कि यहाँ पे ग्राफ थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। इसका मतलब क्या? वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पे एक वोल्टेज के बाद करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आओ नंबर से समझते हैं। 1 करोड़ फोटॉन्स भेजे थे, 1 लाख इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में निकल गए। 1 लाख इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में यहां तो नहीं पहुंच पा रहे थे। बैटरी लगाए तो बैटरी लगाने से पहले मान लो 10,000 ही पहुंच रहे थे इलेक्ट्रॉन। फिर बैटरी लगाए तो इलेक्ट्रॉन्स को फास्ट कर रहा है, ठीक है। तो फास्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे सोचो कि जब आपने बैटरी बढ़ाते गए तो पहले 10,000 इलेक्ट्रॉन आए, फिर 20, फिर 30, 40, 50, फिर एक बैटरी ऐसी हो गई कि 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन निकले 1 लाख, वो सारे पहुंच गए 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड अंतराल में सब रिसीव हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बैटरी ऐसी आ गई जब जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सब आ जा रहे हैं उसी 1 सेकेंड में, ठीक है, समझ गए। तो अब उससे ज्यादा बैटरी जब आप करोगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बैटरी नहीं कंट्रोल कर रही है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे तब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तब आपके पास चार्ज कैरी करने के लिए लोग बढ़ेंगे, तब करंट बढ़ेगा। अभी तो क्या है, फोटॉन फिक्स थे 1 करोड़, इलेक्ट्रॉन फिक्स थे 1 लाख, तो 1 लाख ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकेंड में, तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख ही इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड में। अब बैटरी बढ़ाते जाओ, नंबर तो चेंज कर नहीं पाओगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर कौन चेंज करेगा? आ जाओ बता देता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ये डिसाइड होगा बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, ठीक है, पर सेकेंड।
आया बच्चे समझ में? पक्का ध्यान रखना ये चीज। तो इसीलिए आपका एक टाइम के बाद सैचुरेशन करंट आ जाता है। समझ गए ये ग्राफ? पक्का। चलो अब इस ग्राफ में थोड़े से वेरिएशन करते हैं। उससे पहले ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी समझते हैं। आइए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी समझते हैं। देखिए आ जाओ। तो इंटेंसिटी आप कैसे लिखोगे? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी एक फोटोन की hc बाय लैम्डा, या फिर hf ले लेता हूं। चलो अब एक फोटोन तो है नहीं, कैपिटल एन ले लिया हमने, नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन टाइम अपॉन एरिया। ये आपने स्मॉल एन, इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था। ये इंटेंसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये इंटेंसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। अब मेरे को बताओ यहां से स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हमने पिछली क्लास में किया था, वो अच्छे से देख लेना। तो n बाई टी आपने स्मॉल एन रख दिया। अब यहां से देखो आप, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ना छेड़ूं, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखूं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से ये तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ गए तो सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। समझ गए? पक्का। चलो अब बात आती है कि इसका काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन था HF-5। ठीक है, इस पे क्या असर पड़ा? इंटेंसिटी तो आ ही नहीं रही है इसमें, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो आ ही नहीं रहे हैं इसमें। तो अगर आप यहां पे ठीक है इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो नो इफेक्ट ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग वोल्टेज। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने का इन पे कोई इफेक्ट नहीं बनेगा। समझ गए? ये हो गया आपका वेरिएशन ऑफ करंट विथ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ तो देखो करंट आपका बढ़ता जा रहा है ना, डायरेक्ट। अब इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट और पोटेंशियल पे क्या होगा? सैचुरेशन करंट बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट में। तो स्टॉपिंग वोल्टेज तो डिपेंड ही इस फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ने लगेगी, तो स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ने लगेगा। समझ गए? पक्का। चलें आगे। तो देखिए, स्टॉपिंग वोल्टेज इज फाउंड टू वेरी विथ फ्रीक्वेंसी। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर स्टॉपिंग वोल्टेज। अब देखो ग्राफ में स्टॉपिंग वोल्टेज नेगेटिव में बना रहे हो, लेकिन मॉड लेके उसकी वैल्यू बढ़ाना, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब मैग्नीट्यूड मॉड लेके ज्यादा। देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके नीचे इजेक्शन होगा ही नहीं। अब देखिए थोड़े से ग्राफ में वेरिएशन बताते हैं। आ जाओ, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है। इस तरीके से आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ ए ग्राफ बी। इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बारे में कंपेयर करके बताइए किस केस में इंटेंसिटी ज्यादा है, किस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। करिए तो जरा बताइए कैसे करेंगे। तो यहां पे स्टॉपिंग वोल्टेज क्योंकि सेम था, स्टॉपिंग वोल्टेज सेम तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम। करंट किस में ज्यादा? बी में, तो इंटेंसिटी बी में ज्यादा थी ए के कंपैरिजन में। अगर मैं यहीं पे ग्राफ इस तरीके से बनाता हूं, अब बताइए फ्रीक्वेंसी के बीच में यहां पे आप बताइए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ रिश्ता बताइए यहां पे। तो आप देखो किसका स्टॉपिंग वोल्टेज ज्यादा है?
स्टॉपिंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? देखो आप नंबर लाइन बनाओ, -2 -3 इस तरीके से, तो मॉड में देखना है तो बी का ज्यादा है ना, तो बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इंसिडेंट ए की फ्रीक्वेंसी से। समझ गए? पक्का। अब देखो जब आप फ्रीक्वेंसी वेरी करते हो तो इंटेंसिटी फिर इस फॉर्मूला से पूरा आपको देखना पड़ता है। हमारे काम की चीज क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन का नंबर कौन बढ़ाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो जनरली जब सिर्फ इंटेंसिटी की बात होती है तो फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट मान के सीधे बोल देते हैं कि हमारा इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ता है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब हम मान रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब आ जाइए थोड़े से इसके पॉइंट्स देखिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस है, जैसे ही लाइट डालोगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन वैसे ही करंट मिल जाता है। स्टॉपिंग वोल्टेज, कैथोड एनोड के बीच के डिस्टेंस के बीच में यहाँ पे वोल्टेज नहीं डिपेंड करेगा। वर्क फंक्शन रिप्रेजेंट द एनर्जी, इट डिपेंड्स। हाँ, ये वर्क फंक्शन सिर्फ मेटल पे डिपेंड करता है, मेटल के सरफेस पे। पॉइंट सोर्स आ जाओ, तो यहां पे देखो, मान लीजिए पॉइंट सोर्स से आप यहां पे एनर्जी भेज रहे थे, तो पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो पॉइंट सोर्स से एनर्जी पूरे स्फीयर में फैलती है, हर दिशा में जा रही होती है। तो ए पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या लिखोगे? पावर अपॉन एरिया। ये हमने काफी बार पढ़ा होता है। एरिया कौन सा? जिसपे एनर्जी स्प्रेड हो गई, वेव फ्रंट का एरिया, यानी पावर अपॉन 4πr²। तो इंटेंसिटी देखो डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है? 1/r² से प्रोपोर्शनल है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे, सोर्स को दूर ले गए, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम हो गई तो फोटॉन्स कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, सैचुरेशन करंट कम हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमने सीख लिया। लाइन सोर्स की भी बात कर लेते हैं, आ जाओ। लाइन सोर्स में वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, ये लाइन सोर्स है। यहां पे इंटेंसिटी पावर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला आ रहा है। तो अब देखो पॉइंट सोर्स में अगर आप डिस्टेंस डबल कर रहे हो तो इंटेंसिटी 1/4 हो रही है, तो सैचुरेशन करंट में 1/4 वाला फैक्टर आएगा। यहां पे आ जाओ, यहां पे डिस्टेंस डबल कर रहे हो तो इंटेंसिटी 1/2 हो जाएगी। समझ गए? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हाफ हो जाएंगे। तो ये आपका सेटअप यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए आखिरी फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे? फोटोन एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये? फोटोन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है सर? ये समझाओ फोटोन एफिशिएंसी। आओ समझाता हूं। ठीक है, फोटोन एफिशिएंसी आओ समझाता हूं। तो जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं आज की क्लास में, आपने 1 करोड़ फोटॉन्स भेजे तो इलेक्ट्रॉन 1 करोड़ नहीं ना निकले, इलेक्ट्रॉन तो 1 लाख ही निकले, 50,000 ही निकले। तो ये है एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। समझ गए? पक्का? चलो आ जाओ, इसकी कहानी मैं आपको पूरी बता देता हूं। तो पहले बीम है, इस बीम का पावर दे देते हैं। तो स्मॉल एन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, स्मॉल एन का फॉर्मूला हमने कल सीखा था, पावर अपॉन HF। इससे पता पड़ेगा 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन आए। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे एफिशिएंसी है 1%, इससे कम भी हो सकती है ना, बहुत कम होती है एफिशिएंसी, तो मान लेते हैं 1%। तो अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड निकालो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इज इक्वल टू 1%। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड कितने आ गए? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट अपॉन 100। ठीक है, ये आपने मान लिया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आ गए, इसको मैं कैपिटल N
कैपिटल एन तो यार है ना, हमने किसी और को माना था, यहाँ पे कोई और सिंबल दे देते हैं। ठीक है, क्या दे सिंबल, एन के टर्म्स में ही देना है, चलो कोई बात नहीं है ना, इसको मैं एन ई फिर ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं ऐसे ही रखता हूं। अब करंट का फॉर्मूला क्या था याद है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा है चार्ज को क्या लिखते थे, एन ई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड है ना, ये तो पर सेकेंड ही आ रहा है मामला, पर सेकेंड, ठीक है, तो ये एन पर सेकेंड है, तो डिवाइड बाय टाइम इसमें काउंट हो गया पर सेकेंड, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इनटू चार्ज डिवाइड बाय टाइम, तो डिवाइड बाय टाइम वो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड। तो यहां से जो वैल्यू आई इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर दो तो आपको सैचुरेशन करंट मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इनटू ई, सैचुरेशन करंट आपको मिल जाएगा। आया बच्चे समझ में। अब देखिए, तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जरा देखो तो, पढ़ो तो जल्दी से ये फॉर्मूले, फटाफट से पढ़ो। पढ़ लिया, चलो आगे, चल, है ना। अब देखो, तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि पार्टिकल नेचर है लाइट का। कैसे प्रूव किया, उसके ये 3 पॉइंट है। पहला कि आपने जैसे ही लाइट भेजी वैसे ही इजेक्शन हो गया, कोई भी टाइम लैग नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी का पैकेट आया, जैसे ही एनर्जी का पैकेट आया इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया। अगर वेव नेचर होता तो वेव नेचर में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, पैकेट के फॉर्म में नहीं होती है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन बैठे हुए जमीन पे, ऊपर से 1 करोड़ आपने पैसे के बंडल फेंके, तो 1 करोड़ बंडल 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन को ही मिलेंगे, तो बचे हुए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उनको तो कोई एनर्जी मिली ही नहीं ना बेचारे को। ये हो गया पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का मतलब क्या होता है, बंडल पैसे के नहीं आ रहे, पैसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके उड़ाए जा रहे, ऐसे उड़ाते जा रहे, नीचे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, आप पैसे उड़ाते जा रहे, तो क्या होगा, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन को पैसे मिलते जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन बैठे पैसे मतलब एनर्जी, वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो वेव नेचर होता तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती सब में, धीरे धीरे फिर हर एक की एनर्जी बढ़ती और बहुत देर बाद इजेक्शन होता। लेकिन क्योंकि इजेक्शन तुरंत हो गया इसलिए एनर्जी पैकेट में आ रही है, जिसको मिली उसको पूरी मिल गई, पूरा पैकेट, जिसको नहीं मिला उसको कोई बात नहीं, लेकिन जिसको मिला वो तुरंत बाहर हो गया। तो नो टाइम लैग से आपको पता पड़ा यहाँ पे कि पार्टिकल नेचर है। और देखिए इतना छोटा टाइम है, 10⁻⁹ सेकेंड से कम टाइम में इलेक्ट्रॉन बाहर हो जा रहे हैं। अब इंटेंसिटी बढ़ाने पे मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, लेकिन स्टॉपिंग वोल्टेज हमको इंटेंसिटी पे डिपेंड हुआ ही नहीं। आ जाओ, क्या है ये पॉइंट का मतलब, आओ सिखाते हैं। ठीक है, वेव में इंटेंसिटी बढ़ाते तो पूरे वेव फ्रंट की एनर्जी बढ़ जाती, पूरे वेव फ्रंट की एनर्जी बढ़ती तो इलेक्ट्रॉन्स जो बैठे थे पैसे कलेक्ट कर रहे थे उनको ज्यादा पैसे मिलने लगते, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो वो ज्यादा एनर्जी से जाते। बट ये ऑब्जर्व ही नहीं हुआ, इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आया, अगर हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी थी तो, है ना, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है पैकेट की एनर्जी। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो पैकेट की एनर्जी कांस्टेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन को वही पैकेट मिलेगा, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन को इंटेंसिटी बढ़ाने से पैकेट की एनर्जी नहीं बढ़ गई, पैकेट में पैसे नहीं बढ़ गए, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ गए इंटेंसिटी बढ़ाने से, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पैसे मिले, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो उतनी मिली, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुई इंटेंसिटी बढ़ाने से। ये प्रूव करता है पार्टिकल नेचर। अब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी अगर काफी है
तो हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिशन होना चाहिए था, बट हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे ही एमिशन मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? आ जाओ, अगर वेव नेचर होता तो सब लोग बैठे हैं, एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी दो, आपकी एनर्जी इकट्ठा तो हो ही जाएगी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, कम फ्रीक्वेंसी है तो इकट्ठा होने में टाइम लगेगा, 1 साल बाद इजेक्शन होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, जल्दी इकट्ठा हो जाएगी, 6 महीने में इजेक्शन हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, बहुत ज्यादा बढ़ा दो, 1 दिन में इजेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो जल्दी इजेक्शन होते जाएगा। ऐसा होता अगर वेव थ्योरी होती तो। लेकिन हमें क्या मिला? हमें मिला कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से कम पे इजेक्शन हुआ ही नहीं, मतलब वो बंडल की एनर्जी इंडिविजुअली वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, इसीलिए वो बंडल के फॉर्मेट में एनर्जी जा रही है, इसीलिए फोटोन का एग्जिस्टेंस प्रूव हो गया। इन तीनों पॉइंट से फोटोन का एग्जिस्टेंस प्रूव होता है, वेव थ्योरी को निग्लेक्ट कर दिया। यहां पे पार्टिकल का पार्टिकल नेचर, लाइट का पार्टिकल नेचर आपने प्रूव कर दिया। आया बेटा समझ में? तो ये था आज का सेशन। ठीक है, डन, पक्का। चलो एक सवाल कर लीजिए लास्ट में, ग्राफ वाला, फिर हम आज के सेशन को विराम देंगे। गिवन फिगर शोज फ्यू डेटा पॉइंट्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट में किसी एक मेटल के लिए मिनिमम एनर्जी क्या होगी निकालने की। ग्राफ दिया है स्टॉपिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। देखिए क्या है, स्टॉपिंग वोल्टेज 0 है जब फ्रीक्वेंसी 5.5 इंटू 10 की पावर 14 है। ठीक है, यहां से फिर स्टॉपिंग वोल्टेज यहां पे कितना दिया था बेटा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं ये डेटा। ठीक है, चलिए, है ना, वो मिसिंग है डेटा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन उसके बिना ही हो जाएगा। अब इसी से आपका काम हो गया। ठीक है, स्टॉपिंग वोल्टेज 0 मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब तो वर्क फंक्शन आ गया एनर्जी इंसिडेंट के बराबर, यानी H इंटू एफ के बराबर। चलिए H इंटू एफ कर दीजिए फटाफट से, तो ये आपका वर्क फंक्शन आ गया। अब देखो वर्क फंक्शन आपको फिर ईवी में कन्वर्ट करना है। ये वर्क फंक्शन आया जूल में, तो जूल से ईवी कैसे कन्वर्ट करोगे? (1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करके। समझ गए? ये आप डिवाइड करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर 2.27 ईवी आएगा। तो ऑप्शन ए बेटा आपका सही आ जाएगा। इसको सॉल्व करके चेक करके मेरे को आंसर बताना। समझ गए बेटा? चलें आगे। तो ये था आज का हमारा सेशन। गॉट इट बच्चे? यस, तो कमेंट करके बताना बेटा और किस किस टॉपिक पे आपको चाहिए। ठीक है, और देखिए बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ना, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी देखिए आपके लिए लेक्चर हम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं आप हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें। पेपर 4 क्या है, एक मिशन पे है। बच्चे जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए देखिए आपके लिए यहाँ पे एक्सट्रीम मेहनत जारी है। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। मार्क्स ऐप पे जाओ, PYQ इसके सारे लगा लो। प्रैक्टिस जरूरी है, याद रखना मॉडर्न में कंसेप्चुअली इजी है लेकिन कैलकुलेटिव होता है चैप्टर। चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर।